सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई महीने के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। तो बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के द्वारा किन दो इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा स्नेह कुंज ट्रस्ट और अधिमलाई पझंगू डीएनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को। अब पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि ये जो इक्वेटर प्राइज है ये 2 साल में एक बार दिया जाता है। कौन देता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। और क्यों दिया जाता है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार इसके 10 विजेता थे, जिनमें से 2 भारतीय हैं। एक तो है अधिमलाई कंपनी जो कि तमिलनाडु की है, दूसरी है स्नेह कुंज ट्रस्ट जो कि कर्नाटक का है। इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे बताओ, जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 मई को। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने बोला, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड कौन है? एकिम स्टिनर है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से याद रखना, ये एक इंडेक्स जारी करता है जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे था नॉर्वे और भारत 131 नंबर पे था। और अवार्ड की बात चल रही है तो 2-3 नाम मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? शकुंतला थिल्स्टेड ने। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसने जीता? रुमाना सिन्हा सहगल ने। और ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद यूनुस ने। ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वैदेही डोंगरी ने। तो मिशिगन की है ये वैदेही डोंगरी। और अभी इन्हीं को 2021 में मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया है। जबकि जॉर्जिया की अर्शी लालानी ये दूसरे स्थान पे रही है। ये जो वैदेही है, इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्हें मिस टैलेंटेड का पुरस्कार भी मिला है। बाकी एंड्रिया मेजा का नाम याद रखना है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है कहां से? ये मैक्सिको से है। और मानसी वाराणसी आप जानते होंगे, मिस इंडिया 2020 खिताब जीता था इन्होंने। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया? सुष्मिता लेंका को दिया गया था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। जबकि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अनामिका को उनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। ये नाम भी ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बीच में बताता हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको ध्यान रखना। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर या वीकली मंथली वाला देखते होंगे तो बार बार ये चीजें मैं रिपीट करता हूं, तो साथ साथ बोलते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार, नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने। तो लॉजिस्टिक के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड्स नाम से पुरस्कारों की नई श्रेणी शुरू करने की घोषणा की है। और इसे शुरू किया जाएगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और आपको याद है ना, भी पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता बने थे। और उपनेता कौन बने? हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनेगा? गुजरात के अहमदाबाद में। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनेगा, तो असम में। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। बाकी रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास है। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और उद्यम मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे के पास है। और देखो, उद्यम मंत्रालय से आपको याद होगा, अभी वित्त मंत्रालय में एक नया विभाग जोड़ा गया था, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, जो पहले उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, फिर बताइए, अभी किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया? तो आंसर होगा लिवरपूल को। तो अभी ब्रिटेन के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है। और इस तरह से ये प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थान बन गया। इससे पहले 2007 में ओमान के एक वन्य जीव अभ्यारण्य को, 2009 में जर्मनी की एक साइट को इस सूची से बाहर कर दिया था। अच्छा, इसे हटाया क्यों? क्योंकि शहर में नई इमारतों की योजना बनाई जा रही है जो कि साइट की विक्टोरिया विरासत को कमजोर कर देगी। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल ऑद्रे उजाले हैं। आपको पता है भारत में अभी टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है? 40 हो चुकी है। अभी 39 और 40 कौन सी बनी है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा को।
तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो परियोजना है, ये 2011 में शुरू हुई थी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं, जिनमें से 2 भारत के हैं। कौन कौन से? अजमेर और वाराणसी। और अब ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब इससे होगा क्या? तो यूनेस्को इन शहरों के प्रबंधन और विकास पर ध्यान देगा और उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुधार पर ध्यान देकर उसे विकसित करने का काम करेगा। तो यूनेस्को की ये जो परियोजना है, ये 2011 में विरासत और संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में शुरू की गई थी। आपको याद होगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था। वो 6 भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट जो कि है कर्नाटक में। अभी आपको याद होगा, यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से भी हटा दिया था। और वैसे अभी जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको विश्व धरोहर स्तर की डेंजर्स सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। कहां पर है ये ग्रेट बैरियर रीफ? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, या इसी को विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार या पानी का बगीचा भी कहा जाता है। बाकी यूनेस्को की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल औद्रे उजाले है। यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। आपको याद होगा, एक सीरियल आता था बालिका वधू, उसी से प्रेरित होकर के बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया है। कहां पे? गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। इसमें 10 से 21 साल की युवा महिलाओं ने चुनाव लड़ा और ऐसा करने का उद्देश्य क्या रहा कि अभी से ही, कम उम्र से ही बालिकाओं को सशक्त बनाना, उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करना। तो वे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगी इसमें। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और अभी सहकारिता मंत्रालय भी इनको मिल गया। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस है विक्रमनाथ। अभी आप जानते हो, गुजरात के धोलावीरा स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। इस तरह से ये गुजरात का तो चौथा और भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये धोलावीरा। और इससे पहले 39 नंबर का कौन सा बना? तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में केरल का पहला बुक विलेज ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा कोल्लम में। तो अभी कोल्लम जिले के पेरुकुलम गांव को केरल के पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है। तो गांव का एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, बापूजी स्मारक ग्रंथशाला। उसी ने गांव में अलग अलग जगहों पे बुक शेल्फ या बुक नेस्ट लगाए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहां से किताब उठा करके पढ़ सके और फिर वापस वहीं पे रख दे। और ये जो पुस्तकालय है ये घरों में भी किताब पहुंचाता है। तो सिंपल सा प्रश्न क्या बन गया? केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कोल्लम जिले का पेरुकुलम गांव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बन गया, तो फिर आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बना था कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। वैसे गोवा भी रेबीज मुक्त होने वाला पहला स्टेट भी बन गया। उसके अलावा याद रखना, देश में पहली बार अभी किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू हो गई है करना? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। और आपसे पूछे कि जीनोम सीक्वेंसिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य? तो भी आंसर होगा राजस्थान। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट सभी अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी सभी कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव कर दिया था और ऐसा करने वाला ये पहला हाईकोर्ट बन गया। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? आम जनता अदालती कार्यवाही को देख सके, उसी के लिए। अच्छा, अदालत से एक प्रश्न याद आता है, भारत की पहली ई लोक अदालत ये कहां पे शुरू हुई? पहले तो ये बताओ। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में। जबकि पूछा जाएगा कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अभी आपने पढ़ा भी होगा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम चेंज हो गया और क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। और वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम क्या है? विक्रमनाथ है। और टोटल भारत में आपको कितने हाईकोर्ट मिलेंगे? 25 मिलेंगे। 25वां बना था अमरावती हाईकोर्ट जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताना
हाईकोर्ट में पहली महिला जस्टिस का नाम क्या है? अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट की थी ये। और हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम पूछेंगे ना तो लीला सेठ आंसर कर देना, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस का नाम बताइए, तो फातिमा बीवी जानते हो आप। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? तो आंसर कर देना कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले कि चलो फिर ये बता दो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो हीरा लाल जे कानिया। वर्तमान में कौन है? एनवी रमन्ना है। कौन से नंबर के? 48 नंबर के। और अभी किसी स्टेट में कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या? तो है ना, तेलंगाना हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस है। क्या नाम है उनका? हिमा कोहली नाम है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है, तो 62 ईयर होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर होती है। और चीफ जस्टिस से लिंक करके एक और नाम आप याद रख ही लो, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कूम बनी थी। अब मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि केन्या के एक व्यक्ति हैं, अभी वो WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने रिप्लेस किया है हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। उनका नाम आपको बताना है। समझ गए ना प्रश्न? तो बताओ। फिर बताइए, अभी किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का उत्पादन शुरू कर दिया? तो आंसर होगा चाइना ने। और इसे सबसे तेज भूमि पर चलने वाला वाहन माना जा रहा है। तो इसके बनने के बाद ये चाइना के शेंझेन से शंघाई के बीच चलेगी, जिससे लगने वाला समय 10 घंटे से घट करके 2.5 घंटे रह जाएगा। मैगलेव ट्रेन क्या होती है बताया था मैंने, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करती है। मतलब ये जो ट्रेन है ये पटरी को टच करके नहीं चलती है, इसके पहिए होते ही नहीं है, ये तो हवा में तीरती हुई चलती है। तो इसमें आप देख लो, जब टच नहीं रहेगी तो इसमें जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है वो भी कम होगा, लॉसेस भी कम होंगे। सिंपल से सिद्धांत पे काम करती है। जैसे आपको बताया ना, मैग्नेट चुंबक, नॉर्थ पोल या साउथ पोल को, मतलब सेम पोल को पास में लाओगे तो वो दूर जाएंगे, अपोजिट पोल को पास में लाओगे तो वो एक दूसरे को खींचेंगे। बस उसी सिद्धांत पे ये काम करती है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग में ही आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और बीजिंग में ही 2022 के आपके विंटर ओलंपिक्स होंगे, जिसके शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन और श्वेन रॉन। अच्छा, चाइना की शोक नदी किसे कहा जाता है? येलो रिवर को, या हुआंग हो नदी इसको आप बोल दो। अच्छा, टकला मकान मरुस्थल ये भी आपको चाइना में मिलेगा। और चाइना और मंगोलिया की सीमा पे कौन सा मरुस्थल है, ये प्रश्न पूछा जाता है। गोबी मरुस्थल है। और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, चाइना में ही आपको मिलेगी। अच्छा देखो, ट्रेन की बात है ना, तो एक प्रश्न आपको याद रखना है कि आपको याद होगा 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन बनाया गया था, कहां पे? मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री जो कि बिहार में है। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। फ्रांस की एक अल्टसोम नाम की कंपनी है, उसकी सहायता से। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आप यहां से लिंक कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए किस देश की करेंसी को भी स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल किया गया, तो आंसर होगा चाइना। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। और ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट है ये IMF की मुद्रा, IMF की करेंसी आप बोल सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा नोएडा में। तो हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है ना, जी किशन रेड्डी, उन्होंने नोएडा में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाने का फैसला किया है। और इसकी खासियत क्या होगी कि इसमें पढ़ाई के साथ साथ शोध, मतलब रिसर्च या भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षण पे काम किया जा सकेगा। और देखो, नोएडा से ही आपको याद आएगा, उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। और उसका जो लोगो है उसमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, वो कौन सा है। बाकी विरासत यानी कि हेरिटेज से एक डे याद आना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है? 18 अप्रैल को। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं जनजातीय संग्रहालय ये कहां पे बनाया जा रहा है? झारखंड के रांची में। और रांची में ही आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी मिलेगा। और बिरसा मुंडा के नाम पे स्टेडियम बन रहा है, कहां पे? राउरकेला में, जो कि है उड़ीसा में। यहीं पे 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ना, वो होने वाले हैं। और ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। अच्छा, आप तो ये बताओ, खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे बन रहा है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बन रहा है मणिपुर में। और खेल को उद्योग का दर्जा किसने दिया? मिजोरम ने। जबकि रेल यूनिवर्सिटी बना है गुजरात के वडोदरा में। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहां पे बनी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली पॉड टैक्सी ये चलेगी
कहां से कहां? नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में। और अभी देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला है? तो गुरुग्राम हरियाणा में खुला है, ये भी याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है अभी सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ये सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और ट्रांसजेंडर से आपको याद होगा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बन रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने? लॉरेल हब्बार्ड बने। ये न्यूजीलैंड से हैं, वेटलिफ्टर हैं, महिलाओं की कैटेगरी में खेलेंगे ये। और जोया खान का नाम भी याद होगा आपको, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी थी, ये 2020 की बात है। एक तशरुआ आनंद शिशिर का नाम भी आपने सुना होगा, बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी थी ये। चलो एक प्रश्न का जवाब तो आप ही दो अब। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर हमारा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आप पढ़ते होंगे तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं। वैसे इन क्वेश्चन को मैं आपको आगे करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूं, अगर पता हो तो बताना। प्रश्न ये है, अभी किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को कॉलेजों में जो आयु सीमा होती है उसको खत्म कर दिया उनके लिए? वो राज्य कौन सा है? पता है तो बताओ, नहीं तो आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। फिर बताइए, अभी ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? तो आंसर होगा लिथुआनिया। तो ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। एक्चुअली में जो चाइना है ये ताइवान को उसका ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। और इसीलिए अब ताइवान ने अपने नाम से पहला कार्यालय स्थापित किया है, क्योंकि ताइवान दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो याद रखना, कहां पे खुला? लिथुआनिया में। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस है। और करेंसी है लिथुआनियन लेटास। ये एक यूरोपियन कंट्री है, एक बाल्टिक कंट्री है लिथुआनिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, 3 देश हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। बाकी ताइवान की बात करोगे तो ताइवान की कैपिटल ताइपे है, न्यू ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी है। और ताइवान किस द्वीप पर स्थित है ऐसे पूछेंगे तो फार्मोसा द्वीप पर। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तो आंसर होगा ओलिवर डायमेन। इनकी उम्र कितनी है? ये 18 साल के हैं, ओलिवर डायमेन। और ये अभी दुनिया में सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, अभी 20 जुलाई की बात है, अमेजन के जो मालिक है जेफ बेजोस, तो उनकी जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसमें उनको मिला के टोटल 4 लोग अंतरिक्ष में घूमने गए थे। उन 4 में से एक तो सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए, उनका नाम तो है ओलिवर डायमेन। और उसी के साथ उन 4 में ही एक व्यक्ति ऐसे थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए, उनका नाम है वैली फंक। उनकी उम्र है 82 ईयर। बाकी एक व्यक्ति खुद जेफ बेजोस थे और एक उनके भाई थे मार्क बेजोस। अच्छा अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अरबपति जो बिजनेसमैन है सर रिचर्ड ब्रेनर, वो भी अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे और उनके साथ सिरिशा बांदला भी गई थी। और इस प्रकार वे भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी थी कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली। दोनों का जन्म भारत में ही हुआ था। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन है, यूएसएसआर से थे ये। और वोस्तोक नाम के रॉकेट से ये अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो 12 अप्रैल को हम मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो अभी फिलीपींस अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस चावल में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन ए की कमी से आपको पता है अंधापन, रतौंधी रोग हो जाता है, तो ये उस कमी को दूर करेगा। क्योंकि अफ्रीका के कई ऐसे गरीब देश है जो चावल खा करके अपना गुजारा करते हैं, तो वहां पे विटामिन ए की कमी उनमें रहती है, क्योंकि और कुछ वो लेते नहीं है खाने में। तो अब इस तरह का चावल अगर वो खाएंगे तो उनमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। अच्छा आप तो ये बताओ, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस में है। लेकिन पूछेंगे भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। और चावल से याद होगा आपको, बताओ अभी किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था? मणिपुर का है ये। और अगर पूछे काला नमक चावल महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में।
और डेनमार्क से याद होगा, अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण कहाँ पे किया गया था? डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। और फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, यहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और इसकी करेंसी पीसो है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। यहाँ पे भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन है? शंभू एस कुमारन है। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा एम्स्टर्डम में। तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और वहीं पे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल जनता के लिए भी खोल दिया गया है। इसे डच की ही एक रोबोटिक्स कंपनी है MX3D, उसी ने बनाया है, और इसका उद्घाटन किया है नीदरलैंड की महामहिम रानी मैक्सिमा ने। इस पुल की लंबाई है 40 फीट। और 3D से आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल की बात है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था। कहां पे? IIT मद्रास में। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल कहां पे बनाया गया? तो डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। और ये हवाना जो कि कैपिटल है क्यूबा की। क्यूबा जिसने अभी कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका नाम है सोबराना 2, ये बनाया था। देखो, नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहते हैं। कैपिटल इसकी एम्स्टर्डम हो गई है। यहाँ की करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे हैं। और आपके एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, वो नीदरलैंड के ही हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। अच्छा, आप तो ये बताओ, अभी किस देश की सहायता से भारत के उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड के हैग में ही आपको मिलेगा द इंटरनेशनल कोर्ट और द क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर, ये याद रखना। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में छूट दे दी है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा केरल। देखो, आपको याद होगा, सन 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर घोषित किया था, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। उसके बाद 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बना था केरल। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नाटक सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि केरल ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों की एज लिमिट को खत्म कर दिया है। देखो, विश्वविद्यालयों से कुछ पॉइंट आपको याद दिला दूं। एक तो अभी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनेगा कहां पे? नोएडा में। खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जा रहा है? मणिपुर में। और अगर पूछा जाए कि खेल को उद्योग का दर्जा किसने दिया, तो मिजोरम ने। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी? तो कुशीनगर में। रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी? तो गुजरात के बड़ोदरा में। और अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्नम मल्लेश्वरी को। कर्नम मल्लेश्वरी कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं, वेटलिफ्टर थी ये। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और अभी पूछा जाए कि ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर कौन बन गई है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अभी हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा पेड्रो कैस्टिलो। बाकी निकोल पाशियान ये अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं। इसाक हरजोग ये अभी इजराइल के प्रेसिडेंट बने थे। और इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे कौन? नेफ्टाली बेनेट। पेरू की कैपिटल होती है लीमा, करेंसी इसकी है सोल। अच्छा, यहां से एक पॉइंट आप ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अटाकामा का जो मरुस्थल है ये कहां पर है? ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा, किस देश में? तो चिली में आपको मिलेगा, लेकिन कुछ अंश इसका, कुछ भाग आपको पेरू में भी मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे पेरू आ गया, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया। तो मुख्य रूप से अगर आपका प्रश्न यह आता है तो एग्जाम में आपको चिली ऑप्शन में मिलेगा, वही आपको लगा के आना है। और पेरू में आपको लामा नाम का जानवर भी मिलेगा। लामा जानते हो ना? लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये पढ़ा होगा आपने साइंस में, वही लामा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राज्यसभा सदन के उप नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी को। तो आप जानते हो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी, जिनको राज्यसभा में सदन का उप नेता नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। और पीयूष गोयल से आप जानते होंगे अभी इन्हें सदन का नेता बना दिया गया था। और पीयूष गोयल ने किसका स्थान लिया था? थावरचंद गहलोत का। थावरचंद गहलोत आप जानते हो अभी कर्नाटक के गवर्नर बन चुके हैं। बात राज्यसभा की है। राज्यसभा आप जानते हो उसको अपर हाउस कहते हैं। और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आंसर होगा 80।
राज्यसभा के बारे में तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है, संसद के बारे में 79 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। तो हो गया ना नंबर 79, 80, 81। और याद कैसे कर लोगे? सरला करके याद करो। स से संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा। 79, 80, 81। अच्छा, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 हैं, लेकिन याद रखना इनमें से 12 जो मेंबर है उनको मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि एम वेंकैया नायडू है वर्तमान में। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। लेकिन याद रखना राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। चलो आप तो यही बता दो, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। और पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर थे। और सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको कहां मिलेगी? आप बता ही दोगे, उत्तर प्रदेश में मिलेगी। लेकिन कितनी मिलेंगी? तो लोकसभा की तो 80 है, राज्यसभा की कितनी है? 31। अभी आपको पता है अमित शाह को एक नया मंत्रालय बना करके दिया गया है, कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा मंत्रालय बनाया? सहकारिता मंत्रालय बनाया। उसके मंत्री किसे बनाया? अमित शाह को बनाया। इनके पास ऑलरेडी कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय इनके पास है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गुजरात गांधीनगर। अभी आपको याद भी होगा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया, मिक्स कर दिया और एक नया टीवी बना दिया, कौन सा? संसद टीवी। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। इसके सीईओ, इसके पहले सीईओ किसे बनाया गया? रवि कपूर को। और ये जो संसद टीवी है ये किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई? तो ये भी याद रख लो, सूर्य प्रकाश समिति। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे इन्हें स्टैटिक कह दो चाहे करंट कह दो, ये आपको याद रखने हैं, मैंने आपको बता दिए। और गाइज, अगर मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है ना, तो प्लीज ईमानदारी जरूर दिखाना, सच बताना आपको हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है। और अगर हेल्प मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। वीडियोस को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इन पे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, वीकली पे तो कतई नहीं आ रहा है। और किसी भी काम को दिल से करने के लिए, मेहनत से बिल्कुल जान लगा देने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, रेस्पॉन्स चाहिए होता है। इसलिए कई कई बार इच्छा होती है कि इसको बस यहीं क्विट कर देना चाहिए, लेकिन केवल आप ही लोगों के कारण फिर से इसको शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अच्छा लगता है तो प्लीज अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप में, जो भी आपके दोस्त वगैरह हो गए, फेसबुक में आप इसको लगा दें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, पर प्लीज शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना। अभी बढ़ते हैं। अच्छा, फिर बताइए, अभी हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा एरियल हेनरी ने। तो एरियल हेनरी ये अभी हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और हैती का नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अभी इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन? जोवेनेल मोसे। अभी उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कुछ बदमाश घर में घुस गए थे और गोली मार दी थी। बाकी अभी अहमद इथोपिया के प्रधानमंत्री बने, स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने, और एमन बेदरहामान, क्या नाम है ये, बेना बदरहामान, ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने। बाकी देखो, हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस और करेंसी है हैतियन गोर्दे। अच्छा बताइए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज मिला किसे? अरमान गिरिधर को। तो अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं ये अरमान गिरिधर, और इनको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज दिया गया। क्योंकि अभी तक जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे ना, कौन? सुखबीर सिंह संधू, वो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं, इसीलिए। बाकी पद्म कुमार माधवन नायर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे आप बैड बैंक बोलते हैं, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। सुरेश पटेल अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने। और सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। और चंद्रा से आप याद रखना चंद्रा नायडू का नाम, ये भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी, इनका निधन हो गया अभी। और मैं आपको बताता हूं, देखो इसी तरह से आपको चीजों को लिंक कर करके याद करना है। आप खुद ही सोच के देखो कितना आसान हो जाएगा चीजों को याद रख पाना। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती हो, इतनी सारी चीजों को हम कैसे याद रखें। तो अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी है, और बड़ा सिंपल समाधान है। चीजों को आप कैसे लिंक कर पाते हो, इससे आपका दिमाग खुलेगा। एक ही चीज से आप जाने कितनी चीजें याद कर लोगे, कनेक्ट कर करके। और लास्ट में एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में बर्डन नहीं पड़ेगा कि इतना सारा मुझे याद करना है। और चीजों को अगर कनेक्ट करने में दिक्कत आती है शुरुआत में, हो सकता है शुरुआत में दिक्कत आती है, तो डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट कर दो देखना। डेली वाला देखो, वीकली और मंथली वाला में से जो देखना चाहते हो वो देखो। और जब भी मैं आपको रिवाइज कराता हूं क्वेश्चन के साथ साथ चीजों को, सिर्फ उन्हें देखो मत, सुनो मत, साथ साथ बोलने की भी कोशिश करो। बोलोगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा और जल्दी बेनिफिट मिलेगा। आप सीखोगे चीजों को ऐसे रिलेट करना, और फिर आप खुद से ही करने लग जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा।
बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा बान की मून को। आप जानते होंगे बान की मून ये यूनाइटेड नेशन के पूर्व डायरेक्टर जनरल थे और अभी इनको एक बार फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। और अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ओलंपिक का एक नया आदर्श वाक्य आया, मतलब पुराने में एक शब्द और जोड़ दिया गया। लैटिन भाषा में बात करेंगे तो कम्युनिस्ट नाम का शब्द जोड़ा था और इंग्लिश में बात करोगे तो टुगेदर नाम का शब्द जोड़ा था। तो ये बदलाव करने का जो प्रस्ताव था ये बान की मून ने ही दिया था, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम बाकी नागोजी ओंकाजा इवेला, ये नाइजीरिया से हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब्दुल्ला शाहिद की बात करोगे तो ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अभी ये भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे और अभी इन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और एंटोनियो गुतेरेस ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल है। एक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ का नाम भी याद रखना, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये है कहां से? ये केन्या से हैं। और मार्था कूम ये भी केन्या से हैं, जो कि केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और मोहम्मद यूनुस का नाम भी याद रखो, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये बांग्लादेश के व्यक्ति हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को, इसीलिए तो 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक। अच्छा, लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और किस किस का हेडक्वार्टर है? तो आपको याद होगा हमने एक टॉप 5 ऑडियो सीरीज स्टार्ट की थी, वहां पे मैंने आपको याद रखने की ट्रिक समझाई थी अच्छे से। तो बताओ फिर अगर आपने वो सुनी हो तो किस किस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे? वो स्टोरी याद करो। टेबल टेनिस, टेबल पे तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का है। टेबल पे क्या कर रहे हो? चेस खेल रहे हो, यानी कि फिडे का हेडक्वार्टर है। बच्चे हॉकी लेकर के आ गए थे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का है। और ओलंपिक को नुकसान हो गया था तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और अगर आपसे पूछे 2032 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि रंजन दास को। तो वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं ये रश्मि रंजन दास, जिन्हीं को 2021 से 2025 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया? एंटोनियो गुतेरेस ने, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए आप तो ये बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कौन सी बार अस्थायी सदस्य चुना गया? आंसर होगा 8वीं बार। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS तिरुमूर्ति हैं। बाकी पद्म कुमार माधवन नायर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर इसे आप बैड बैंक बोल दीजिए, इसके ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। एडिशनल चार्ज मिला था इनको, अतिरिक्त प्रभार। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुतेरेस हो ही गए, जो कि खुद पुर्तगाल से हैं। और पुर्तगाल से कौन से फुटबॉल प्लेयर है आपके? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर बताइए अभी किसे तंजानिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत प्रधान को। अच्छा, श्रीकांत प्रधान में प्रधान से आपको याद आता होगा धर्मेंद्र प्रधान, तो फटाफट बताइए इनके पास कौन सा मंत्रालय है? बाकी सुधांशु मित्तल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने और सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलुहू। और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो आपको तंजानिया में ही मिलेगी। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा केरल।
तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामले को देखते हुए अभी केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नाम से एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक और निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि लॉकडाउन में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, तो इन सभी से महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसके लिए पिंक कलर के व्हीकल भी शुरू किए गए हैं। अभी पिंक से आपको याद होता होगा, उत्तर प्रदेश ने अभी महिलाओं को बिना किसी परेशानी के टीका लग जाए उनके, इसके लिए पिंक बूथ शुरू किए थे। बाकी देखो, केरल के अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गए, क्या नाम है, पिनाराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको यहीं पर मिलेगा तिरुवनंतपुरम में ही, और सबरीमाला मंदिर ये आपको केरल में मिलेगा, जबकि मीनाक्षी मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु में और कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। ये याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, एग्जाम में आते हैं ये। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कर दिया? तो आंसर होगा 2025 तक। तो भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो एक्चुअली इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया था। इस योजना में होता क्या है, महिलाओं को या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर या विनिर्माण सेवाओं में, व्यापार क्षेत्र में वो खुद का एक काम शुरू कर सके, उसके लिए बैंक लोन देता है इसके अंदर। तो याद रखना भी कब तक के लिए बढ़ा दिया इसे, 2025 तक के लिए। 2025 से हमारा टारगेट है टीबी को खत्म करने का, और 2025 ही अभी आपको याद होगा लद्दाख ने ऑर्गेनिक बनने के लिए अभी सिक्किम के साथ समझौता किया था, कब तक? 2025 तक। और वैसे मलेरिया को खत्म करने का हमारा टारगेट है 2030 का, और रेलवे जो है ये 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा, और इसने टारगेट रखा है 2023 का अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करेगा हमारा रेलवे। और आपको बताया जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में होंगे वो भारत में ही होंगे, और 2023 में ही G20 समिट को होस्ट करेगा भारत। और इस साल 2021 में G20 को कौन होस्ट कर रहा है? इटली होस्ट कर रहा है। और 2021 में भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? ब्रिक्स देशों की। बढ़ते हैं आगे। और बताइए, अभी किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा LIC ने। तो ये एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है, और इस पॉलिसी का फायदा पॉलिसी होल्डर के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी मिलेगा। और इस आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमार होने पर एक साथ पूरा पैसा मिलता है। और आरोग्य से आप कुछ लिंक कर पा रहे हो क्या? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, जिसे SBI ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए लॉन्च किया था, एक नया बिजनेस लोन प्रोडक्ट जिसका नाम था आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, जिसमें क्या होता है, कारोबारियों को 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो वो भी आप ध्यान रखना। बाकी RBI ने अभी रिटेल डायरेक्ट योजना को शुरू किया था। NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अभी पहली बार हिमालयी याक का बीमा करेगी। ये LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 74% कर दिया, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू किया, तैयार की? तो आंसर होगा स्माइल। स्माइल का मतलब हो गया सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद एक नई योजना तैयार की गई है। और किसने तैयार की है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। तो इस योजना में होगा क्या? इस योजना के तहत 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लाभान्वित किया जाएगा। तो भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए ये एक व्यापक योजना होगी। और आपको याद होगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है, और सबसे कम आपको मिलेंगे लक्षद्वीप में, मुश्किल से 2 भिखारी थे, डेटा के अनुसार तो यही बताया था। और इस्माइल से आपको याद आता होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के समय राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इस्माइल योजना शुरू की थी। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करो, चीजें याद रहेंगी। फिर बताइए, अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा दलित बंधु योजना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव, उन्होंने हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट बेसिस पे इस योजना को शुरू किया। और पहले जो इसका नाम है वो दलित एम्पावरमेंट स्कीम था, यानी कि दलित सशक्तिकरण योजना, पर अभी इसका नाम बदल करके दलित बंधु योजना कर दिया है।
है क्या इस योजना में? तो इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। अभी उनके पास पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी है। और वो तेलंगाना ही है जिसने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और तेलंगाना में ही आपको हुसैन सागर झील भी मिलेगी। अच्छा बताओ, आपसे पूछा जाए कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क कहां पर है? तो तेलंगाना में है। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी कोरोना से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया है। तो ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक राज्य सरकार उनका भरण पोषण करने के लिए 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी। उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और अगर वे बच्चे बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उनके शादी के समय 1,01,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अभी राजस्थान सरकार ने, आपको याद होगा, घर घर औषधि योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये सब राजस्थान ने शुरू की थी। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की थी। पंख योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। और अभी हमने पढ़ा था तेलंगाना ने दलित बंधु योजना शुरू की थी। फिर बताइए, अभी किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान की सरकार ने राज्य में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अभी आदिवासी भागीदारी योजना को इन्होंने मंजूरी दे दी है। इसे विश्व आदिवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त 2021 को शुरू किया जाएगा। तो इस योजना के तहत जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप काम किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की थी। तेलंगाना ने दलित बंधु योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें गरीबों को 10 लाख रुपए देंगे ये। और हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू की थी। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला हुआ है। जयपुर में ही दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर है कलराज मिश्र और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और अभी राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में, बूंदी राजस्थान में। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा बाला देवी को। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड हैं ये बाला देवी, जिन्हें अभी वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और बाला देवी ने तीसरी बार ये सम्मान जीता है। इससे पहले 2014 और 2015 में भी लगातार 2 साल बाला ने ये अवार्ड अपने नाम किया था। अच्छा, ये तो वुमेन्स कैटेगरी में बात हो गई। अगर मेंस कैटेगरी में बात करेंगे कि मेंस AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता किसने? संदेश जिंगम ने। इनके अलावा युवा खिलाड़ी हैं मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम। उन्होंने AIFF इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड जीता है। अच्छा, फुटबॉल से आपको एक फुटबॉलर का नाम याद आता होगा, बाइचिंग भूटिया। और उनके नाम पे स्टेडियम बताओ कहां पे बन रहा है? नामची में बन रहा है, नामची सिक्किम में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे, इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। और फुटबॉल से 2 कप आप याद रख लो अभी। एक तो यूरो कप 2020 हुआ था, जिसको जीता है इटली ने इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका 2021 हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता है ब्राजील को हरा के। और 2022 में आपके फीफा वर्ल्ड कप होंगे, कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और 2022 में ही महिला एशिया कप भी होंगे। वो कहां पे होंगे? भारत में होंगे। भारत में कहां? मुंबई और पुणे में। उसके अलावा आप जानते हो, चलो आप ही बताओ, अभी मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऐसा बोला गया तो शिवाजी बनर्जी को। और फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां और कप मैंने आपको बताए थे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, मर्डेगा कप, इसका संबंध किस खेल से? ऐसे प्रश्न आता है। डूरंड कप हो गया, सुब्रोतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई। तो कम से कम यही ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदलकर क्या कर दिया गया? तो देखो, जो पहले था ना, उसमें लास्ट में एक शब्द जोड़ दिया गया। तो लैटिन भाषा में लिखे हुए हैं ये। तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये पहले था, इसमें अब एक शब्द जोड़ दिया जिसको कहेंगे कम्युनिस्ट। इंग्लिश में इसको बोल दोगे आप तो ये बन जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। जो पहले था इसमें टुगेदर शब्द जोड़ दिया। बाकी टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, आप जानते ही हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो डेली करंट अफेयर्स में हर बार मैं आपको बताता हूं। एक तो टोक्यो ओलंपिक में जो
उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे कौन कौन रहे? बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और हमारे हॉकी फील्ड के कप्तान मनप्रीत सिंह। जबकि इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु होंगे। इसके अलावा 3 नाम मैं आपको और बताता हूं। दीपक काबरा का नाम, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जूरी कौन बने? तो पवन सिंह बने। और अशोक कुमार कौन बने? क्या है ये? तो टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कर्नम मल्लेश्वरी थी। ये वेटलिफ्टर है। सिडनी ओलंपिक सन 2000 में इन्होंने पदक जीता था। और कौन सा पदक? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अभी वैसे इनका नाम करंट अफेयर्स में भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहली वाइस चांसलर बनाया गया है इनको। और पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किन्हें कहा जाता है? सर लुडविग गुट्टमन को कहा जाता है। अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं ये 2020 वाले, हो 2021 में रहे लेकिन बोला इनको 2020 ही जाएगा। तो ये समर ओलंपिक के ध्यान रखना। अगले समर ओलंपिक आपके होंगे पेरिस फ्रांस में 2024 में। फिर उसके बाद 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में। और 2032 वाले कहां पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में अभी भारत के लिए कौन कौन मेडल लेकर के आया है, ये मैं आपको आगे प्रश्न में कराऊंगा ही सही। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा रूबिना फ्रांसिस ने। मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं ये रूबिना फ्रांसिस, जिन्होंने अभी पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बाकी बाला देवी का नाम याद होगा, ये फुटबॉलर है और अभी वार्षिक AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। जबकि पुरुषों में संदेश जिंगम ने जीता था ये सम्मान। और मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम का नाम आपको याद होगा, इनको इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब मिला था। अभी आपको ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का भी याद होगा, जो क्रोएशिया में चल रहा था। उसमें भारत 10वें स्थान पर आए। भारत ने 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था। और वो गोल्ड किसने जीता था? रानी सरनोबत ने जीता था। भारत 10वें स्थान पर आता, पहले स्थान पर रशिया रहा था। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको म्यूनिख जर्मनी में। फिर बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? तो आप सब जानते हो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? तो 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। और इस तरह से टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। गोल्ड किसने जीता? चाइना की जुई होउ ने। और ब्रॉन्ज जीता है इंडोनेशिया ने। और इस तरह से आप देख लो, मीराबाई चानू ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टर थी। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक्स में। और अब ओलंपिक के इतिहास में मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मीराबाई चानू ओलंपिक के इतिहास में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, उन एथलीट के जो कोच होंगे उनको कितनी पुरस्कार राशि देगा? मतलब कोच को भी मिलेगा पैसा, तो मिलेगा 12.5 लाख रुपए। तो अगर टोक्यो ओलंपिक में कोई एथलीट गोल्ड जीत के लाता है तो उसके कोच को 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। सिल्वर जीत के लाएगा तो उसके कोच को 10 लाख रुपए मिलेंगे। और ब्रॉन्ज जीत के लाएगा तो उसके कोच को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि मीराबाई चानू के कोच को कितने लाख रुपए मिलेंगे और पीवी सिंधु के कोच को कितने लाख रुपए मिलेंगे। देखो कितना घुमा के प्रश्न पूछा गया है ना। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूछना कुछ और चाहते हैं लेकिन पूछ कुछ और लिया। अच्छा देखो, पैसों की बात है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है उनको भी बदल दिया गया था। जैसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वो कितनी थी? 7.5 लाख रुपए। अभी उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। उसी तरह से अर्जुन अवार्ड में जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। ध्यानचंद पुरस्कार में बात करेंगे तो पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उसी तरह से द्रोणाचार्य में अगर आजीवन कैटेगरी में बात करेंगे तो पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 15 लाख दिए जाएंगे। जबकि नियमित कैटेगरी में पहले 5 लाख ही दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अच्छा बताइए, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है?
तो आंसर होगा हैंड जाजा। हैंड जाजा ये सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। तो ये हैंड जाजा ये मात्र 12 साल की हैं और टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की ये एथलीट हैं और इस तरह से वे ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस एथलीट भी बन गई है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में ही बात करेंगे तो सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार हैं, नाम है मैरी हैना। 66 ईयर इनकी उम्र है। बाकी उम्र से बात करोगे तो ओलिवर डायमंड का नाम आपको याद होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बने, 18 साल इनकी उम्र है। और वेली फंक अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के यानी कि उम्र दराज व्यक्ति बने, 82 ईयर इनकी उम्र है। ये दोनों के दोनों अभी जेफ बेजोस के साथ उनके ब्लू ओरिजिन में अंतरिक्ष में गए थे। अच्छा बताइए, द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। तो ये फिल्म निर्माता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा और इन्हीं की ये आत्मकथा है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। और इन्होंने इसे प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ मिलकर के लिखा है। इन्होंने काफी सारी फेमस फिल्मों को जैसे कि रंग दे बसंती हो गया, दिल्ली 6 हो गया, भाग मिल्खा भाग हो गया और अभी हाल ही में रिलीज हुई तूफान, इन सब फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बाकी कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा है। अभी एक अवार्ड भी इनको मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी नीना गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी है सच कहूं तो। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। फिर बताइए, बैंक विद द सोल इक्विटास नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर सी के गेरियाली ने। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं दुव्वुरी सुब्बा राव, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है बैंक विद द सोल इक्विटास, जिसे लिखा है डॉक्टर सी के गेरियाली ने। बाकी बिमल जालान ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। अमर्त्य सेन की बात करेंगे, होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। अमिताभ घोष की बात करेंगे, द लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा है। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला? डेविड डायोब को मिला है, वो फ्रांस के हैं। और किस नॉवेल के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। और 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। और ब्रॉडकास्टिंग से डे आपको याद आना चाहिए, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, वो हम 12 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, वैसे 23 जुलाई को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती भी हमने मनाई है। उन्हें लोकप्रिय रूप से स्वराज के पिता के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा 22 जुलाई को, एक 22 जुलाई हमारा रह गया, वो भी ध्यान रखना, वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत में आयकर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जुलाई को। तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाता है। अच्छा, इसे 24 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर पेश किया था। बाकी सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा है। फिर बताइए, अभी हाल ही में मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो आंसर होगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके सीईओ कौन है? कृष्णन रामचंद्रन है। अभी नाम बदलने से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं तो बताओगे क्या? चलो बताओ फिर, हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया? स्वराज द्वीप किया गया था। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर आप जानते ही हो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। और कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नाशेरी सुरंग है उसका नाम भी रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर होगा एसबीआई। हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और उन्होंने ही राष्ट्रपति भवन में एसबीआई की एक नई ब्रांच का उद्घाटन किया। और ये राष्ट्रपति भवन में खोली गई एसबीआई की पहली ब्रांच है और इसके पहले कस्टमर भी बन गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आपको बता दूं, राष्ट्रपति भवन में इंडियन बैंक की ऑलरेडी एक ब्रांच बनी हुई है।
अभी एसबीआई से याद होगा, इसने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए एक नया बिजनेस लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसमें कारोबारियों को 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो ग्राहकों के लिए फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया इसने। एचडीएफसी ने डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी और एलआईसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। चलो आपको बता दो, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पता है आपको अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट के कारण हमदम नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरानी सरकार ने घटती जन्म दर से निपटने के लिए सरकारी डेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। बताओ, एक्चुअली में पिछले 4 साल में ईरानी महिलाओं में प्रजनन दर में 25% की कमी होने के बाद अभी ईरान की आबादी 2 दशकों में दुनिया में सबसे बूढ़ी हो जाएगी। तो उसी कारण से ईरान ने विवाह को बढ़ावा देने के लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है हमदम। अभी आपको याद होगा, चाइना ने भी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी नई जनसंख्या नीति लेकर के आए थे ये। अच्छा, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन आपको मिलेगी कहाँ पे? सिक्किम में। सबसे ज्यादा तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, तभी तो वो नई जनसंख्या नीति लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, आप तो ये बताओ, पॉपुलेशन दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं? जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, याद रखना, 11 जुलाई को। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान है। करेंसी अब क्या है यहाँ पे, याद रखना, तोमान है। नए अभी प्रेसिडेंट बन गए इसके, इब्राहिम रईस नाम है। और चाबाहार पोर्ट ये आपको ईरान में ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और इसी तरह से व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में वो लोग अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं। दोनों के नाम याद रखना, जोगाजोग और अल्पन। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। फिर बताइए, भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? भागीरथी अम्मा। तो केरल के 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली महिला थी ये भागीरथी अम्मा। इनका भी निधन हो गया। इनकी उम्र थी 107 साल और इन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, ये गौरी अम्मा केरल की पहली राजस्व मंत्री थी, इनका भी निधन हो गया। 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ इनका। और चंद्रा नायडू भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी ये। और डॉक्टर पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिनका भी निधन हो गया।